आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमने गाँव का दौरा करने का सोचा था और स्ट्रेट लाइन में एक नई सीरीज़ जो हमने शुरू की है सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के गाँवों तक पहुँचने की। और आज हम ज़िला डोडा, तहसील बगला और पंचायत बर्थ और विलेज बर्थ में हम अभी खड़े हैं, वहाँ के बस स्टैंड में खड़े हैं। आपको हम ये भी बता दें कि अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं इस जगह से लगभग 100 मीटर की दूरी पे पूर्व आरएनबी मंत्री अब्दुल मजीद वानी, जो 10 साल आरएनबी मंत्री रहे, और यहाँ के लोगों को उससे क्या क्या फ़ायदा मिला है और यहाँ के लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और क्या गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं वो यहाँ इम्प्लीमेंट हुई है ग्राउंड लेवल तक, ग्रासरूट लेवल तक, वो हम अब बात करेंगे। यहाँ के जो सरपंच रहे हुए हैं, पूर्व सरपंच पहले रहे हुए हैं इस इलाके के, उनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं, गुलाम नबी बांडे जी से। बांडे साहब, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। आदाब। आप हमें पहले बताएं कि भारत की डेवलपमेंट में पिछले जो 15 साल गुजरे हैं, जिसमें मजीद वानी जी जो यहाँ पे मंत्री भी रहे हैं स्टेट के और दिग्गज मंत्री रहे हैं, उनकी मंत्रीशिप में कितना काम हुआ है भारत में? तकरीबन 50% काम हुआ है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। आप खुद देखिए रोड की क्या हालत है। ये हमारे आरएनबी मिनिस्टर जिस वक्त थे वानी साहब, उस वक्त इनको पूरा इख्तियार था रोड बनाने का, मगर जो इन्होंने करना था वो कर ना सके, बल्कि बनाने के बजाय कुछ रोड बिगाड़ ही दिया। जैसे आप जानते हैं 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर जो गिरगट ता बगला आता है उसकी बिल्कुल खस्ता हाली है। जब बारिश पड़ती है तो 2-2 दिन तक रोड बंद रहता है, और अगर किसी की गाड़ी फंस भी जाती है 50 से 100 आदमी उसको धक्का मारने के लिए तैयार होते हैं। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, ख़ासतौर पे जो यहाँ के लोग रहते हैं, उनका घर कैसे चलता है, मतलब किस चीज़ पे निर्भर है? वो तो यहाँ पर 92% जो है मज़दूर तबका है, जिनमें से ज़्यादा लोग हिमाचल और लद्दाख में काम करते हैं। इस साल कुछ हालात नागुज़ीर हैं बीमारी की वजह से, जिसकी वजह से लोग हिमाचल से भी निकाले गए, जिनको एक महीना घर तक पहुंचने में लगा। हुकूमत बिल्कुल नाकाम रही। उनको जहां पर 1000 किराया लगना था वहां उनको 5000 किराया लगा, और वो खाली घर आए और उनकी हालात बिल्कुल नाजुक हैं। जैसे कि गवर्नमेंट कह रही है अभी, आप भी जानते होंगे कि एक तो राशन फ्री कर दिया है बीपीएल फैमिलीज़ को, उसके अलावा गवर्नमेंट ने जो है अपना हाथ जो है आगे बढ़ाया है और ख़ास तौर पे कॉन्ट्रैक्टर्स को ही कहा है कि जितने मज़दूर आपके हैं उनको आप खुद सहायता दें, उनकी तनख्वाहें बराबर दें। और उसके अलावा जो गवर्नमेंट ने गाँव के लेवल के ऊपर जो स्कीमें दी हैं, क्या वो आप तक पहुँची हैं? आप ज़रा मालूम करिए। मैं भी जानता हूँ कि 5-5 किलो राशन से किसी का घर नहीं चलेगा। अगर किसी घर में 8 परिवार है तो 5 परिवार का उसका 25 किलो राशन मिलेगा। क्या उससे उसका घर चलेगा? उसके बगैर यहाँ पर कोई सहायता नहीं है, कोई मजदूरी नहीं है, कोई दिहाड़ी का काम नहीं है, कोई रोड का काम नहीं है जहाँ वो दिहाड़ी लगा सके। बाकी तो आप खुद देखिए, इलाका बहुत गरीब है। आप ज़रा उस तरफ भी देखिए कितना गरीब तबका है। तो जो लद्दाख में मजदूरी करते थे वो इस साल जा नहीं सके, और इससे ज़्यादा ही खस्ता हालत है, इस गांव की खस्ता हालत है। बाकी जो डिपार्टमेंट के काम होते हैं उनमें पेमेंटें नहीं होती हैं लोगों की। जैसे नरेगा है, नरेगा में यहाँ पे बहुत सारे काम हुए जहाँ पे पेमेंट लोगों की नहीं हुई। आप खुद इसका मुआवजा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो काम हुआ लोगों को, किसी को 4000, किसी को 2500 और किसी को 8600 रुपया, और जिनका असल रसूख है उनको 18000 तक यहाँ पर पेमेंट हुई है। बाकी यहाँ पर मटेरियल के पैसे बहुत ज़्यादा निकाले गए, जो कि यहाँ पर वेंडर कोई दिखाया, फारूक अहमद कहते हैं, वेंडर यहाँ पे है नहीं कोई। लोगों ने खुद पत्थर उठा के लाए, उनको पैसा कुछ नहीं मिला। तो दूसरी बात आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो खर्चात हैं आपके नरेगा मनरेगा के अंदर जो पैसा मिलता है, ये तकरीबन हर गांव के हैं, हर गांव में मसले हैं। हमने डीसी साहब से भी बात की, उनने भी कहा कि हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर। क्या आपने कभी डीसी साहब से मिले, कभी रेवेन्यू के किसी ऑफिसर से मिले, कभी इसी जो मनरेगा के या नरेगा के ऑफिसर से कभी कंप्लेंट की है आपने, रिटर्न कंप्लेंट? हमने BDO साहब से कंप्लेंट की थी कि आप ये बताइए यहाँ हमारा मंडर कौन है जिसको आप ये पेमेंट देते हैं। कहने लगा ये जी पंचायत का काम है, मेरा काम नहीं है। नहीं, वेरीफाई करना BDO का काम नहीं है। वो तो बोलते हैं हमारा काम नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं। इसके बगैर यहाँ पर इस वक्त हालात नाजुक हैं, हमें डीसी साहब तक पहुँचने तो नहीं देते हैं। अच्छा। हम कैसे कर सकते हैं? हम वेरीफाई तो कर नहीं सकते हैं।
नहीं, ये आपकी आवाज़ है, यहाँ आप कह सकते हैं, और हम ये बात जो है डीसी साहब तक पहुँचा रहे हैं। और डीसी साहब क्या, हम लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो अभी यहाँ के पूर्व एमपी हैं डॉक्टर जतिंदर सिंह जी, उन तक ये बात पहुँच रही है। अगर आपकी माध्यम से ये बात किसी आला अफसर तक पहुँचे तो शायद हमें उम्मीद लगेगी कि इसका कोई न कोई नतीजा निकल। इसके अलावा जो अभी मजदूर वहाँ से आए हैं, जो आप कह रहे हो 90% लोग यहाँ पे हैं, कोविड-19 में जो सेंटर्स बनाए गए, क्या आपके इस बरस में कोई कोविड-19 का सेंटर है? यहाँ पे कोई सेंटर नहीं है। यहाँ पर बगला पे एक सेंटर बनाया था, वहाँ पे कोई नहीं है। इन जो भी यहाँ के मजदूर आए थे उनको डोडा, बलेसा, गुंदो, बद्रवा, बाकी जगहों पे रखा गया। यहाँ पे उनको 2 रोटियों की जगह 1 ही रोटी दिन में मिलती थी। अगर अभी कोई मतलब वहाँ से क्वारंटाइन होके वापस आए हैं, कितने लोग आए हैं? बहुत सारे लोग आए हैं। यहाँ पे भी कुछ मौजूद हैं जिनको आप पूछ सकते हैं उनके साथ क्या बीती विचारों के। वो 14 उसके अलावा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, या उसके अलावा जो डिपार्टमेंट है जो आपके वेटरनरी डिपार्टमेंट है, जो आपके गांव में जो है अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, उनका कैसा यहाँ पे काम है, किस तरीके से काम? सिर्फ नाम के डिपार्टमेंट है, काम का कोई डिपार्टमेंट नहीं है। काम यहाँ पे थोड़ा कोई 10-20% जो होता है वो ब्लॉक का होता है, वो भी पैसे निकालने के लिए। क्या वो लोग यहाँ पे रेगुलर ड्यूटी आते हैं? ड्यूटी यहाँ पे कोई नहीं, ड्यूटी यहाँ पे कोई नहीं करता है। ऐसे तो हालात जब ठीक होते तब भी यहाँ पे ड्यूटी कोई नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे स्कूलों की हालात बहुत ज़्यादा खस्ता थी। अगर यहाँ के जो मैट्रिक में पढ़ता है उसको नाम सही पे आप लिखाएंगे, वो नाम लिख भी नहीं जाता। यहाँ के स्कूल में मैंने नीचे बोर्ड भी पढ़ा, यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल भरत भी है शायद, ठीक है, तो उसमें कितने टीचर हैं? और शायद मिडिल स्कूल भी होगा, प्राइमरी भी होगा। उसमें अगर टीचर कागजों में तो 30 से 35 हैं। ऐसे तो वो टर्न से आते हैं, कभी एक हफ्ते में 4 और दूसरे हफ्ते में दूसरे 4। तो आपके यहाँ जो स्कूल होता है वहाँ पे कमेटी होती है जिसको विलेज लेवल कमेटी कहा जाता है, जिसके तहत जो है प्रिंसिपल को काम करना होता है, ठीक है? वो तो विलेज लेवल कमेटी जो है वो तो जो हमारे उस्ताद साहिबान हैं, या तो उनकी बीवियाँ उनमें वो मेंबर हैं या तो उनके भाई हैं। हमारी तो चलेगी नहीं कुछ। तो आप अब गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं? बिकॉज ये जो आपका जिस तरीके से हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, इसका मेन मकसद ही यही है कि गाँव की बात हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर, हम तो पहले डीसी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप पहले मनरेगा का देखिए। ये जो मटेरियल का पैसा निकलता है, बाकी लोगों को रिश्वत ली जाती है, इसका थोड़ा ध्यान दीजिए। इस पर थोड़ी आवाज़ हमारी डीसी साहब तक आप पहुँचाइए, तो इसके ऊपर कोई हल होना चाहिए। मलिक सर, गुलाम नबी मलिक जी, क्या है बर्फ़ में ऐसी क्या चीज़ें हो रही हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए? सर यहाँ तो सबसे पहले खाली खराबियाँ हो रही हैं, अच्छा काम कोई यहाँ पे हो नहीं रहा है। हमारे यहाँ गांव में ज़्यादातर गरीब लोगों के लिए IAY जो आए हैं, और उनसे पहले एडवांस में 10-10 हज़ार रुपया लिया जा रहा है। बोल रहे हैं कि ये फीस देनी है हमने। फिर उनसे पूछा जाता है किसको फीस देनी है आप लोगों ने, बोलते हैं आप इसके मामे नहीं लगते, हमने किसको देनी है। वापस मैंने दिखाते हैं हम किसको दे रहे हैं। ये कोई बात नहीं है। मेरे भाई से भी उन्होंने परसों 10,000 लिए, और यहाँ पे मुझे बोलने लगा तुम मेरे साथ सरपंच के पास में जाना है। क्या वो आपको कोई रिसिप्ट देते हैं? मतलब वो 10,000 रुपये देने पे कोई रिसिप्ट, कोई ऐसी पर्ची आपको दे रहे हैं? क्योंकि अगर आप कहीं पे पेमेंट कर रहे हैं या कोई कहीं पेमेंट कर रहे हैं, क्या कोई रिसिप्ट आपको दे रहे हैं? नहीं सर, कोई रिसिप्ट नहीं। खाली 10,000 रुपये पहले 20,000 उससे मांग रहे थे, मेरे भाई से, गुलाम कादिर उसका नाम है। बाद में मुझे बोलने लगा वो मेरे साथ चल सरपंच साहब के पास जाना है। मैंने बोला क्यों जाना है? बोला मैंने 10,000 रुपये कुछ पहुंचाना है। मैंने बोला वापस जा, कोई 10,000 नहीं पहुंचाना है। मैं मीडिया वालों को भारत में बुलाऊंगा, उसके बाद उनसे बात करके हम उसको 10,000 रुपया देंगे। कौन सा ऑफिसर ये ले रहा है उनसे? तो बाद में मैंने मीडिया वालों के साथ बात की, वो मगर 8 दिन ने मुझे आज और कल परसों करके बोला मगर आए हो नहीं, आज आप आए हो। ये पहली बात है। दूसरी बात हमारे PHC भारत की है, वो सामने पड़ी है। रोगन तो खूब लगा के है बाहर से, अंदर से दवाई तो मिलती नहीं, दवाई कोई नहीं मिलती, नहीं कुछ नहीं। तो जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, उसके तहत जो है जितनी भी दवाइयाँ हैं एक तो सस्ते दाम पे मिलती है और मुफ्त मिलती हैं, और कुछ दवाइयाँ जो होती हैं वो शायद BMO जो आपके होते हैं, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, उन तक वो दवाइयाँ फ्री पहुँची। यहाँ पे कोई नहीं आती? नहीं सर, कुछ नहीं। यहाँ जाना है, 10 रुपये देने हैं और पर्ची काटनी है। पर्ची पे लिख देते हैं वो, और बोल रहे हैं यहाँ पे दवाई शवाई, और जो यहाँ दवाई आती है वो बीमारी यहाँ पे है नहीं, ये डॉक्टर का कहना है। और यहाँ महीने में 4 या 5 डॉक्टर जो है बदल जाते हैं, 4-4 दिन ड्यूटी देने के बाद भाग जाते हैं। तो वो तो यहाँ परमानेंट डॉक्टर हैं? हाँ परमानेंट है, परमानेंट। हाँ, और यहाँ हम 15 साल से सुन रहे हैं कि यहाँ एम्बुलेंस है, मगर दिखाई नहीं दे रही है रोड पे कहीं। तो जब कोई बीमार होता है या कोई अलील होता है तो उसको किस तरीके से आप डोडा शिफ्ट करते हैं? सर जहाँ 1,000 रुपया किराया है, मजबूरी के समय 3,000 रुपया देना पड़ता है हमें, और हम डोडा। डॉक्टर साहिबान बोलते हैं यहाँ जब एम्बुलेंस नहीं है, और
यहाँ जो डिलीवरी केस होते हैं उसका भी पैसा नहीं मिल रहा है औरतों को, क्योंकि ये बोलते हैं जिसकी डिलीवरी डोडा में हो जाएगी उसको हम पैसा देंगे, जिसकी घर में हो जाती है उसको ये कुछ देते नहीं है, जो डोडा वाली भी होती है उसको भी ये कुछ नहीं देते हैं, चक देते हैं डुप्लीकेट। 3-4 बार बैंक में जाओ डोडा और 5वें बार फेंक देना है उसको, तो वहाँ मिलता नहीं है कुछ। अब 1400 के पीछे 4000 कौन यहाँ से डोडा लगाएगा? नहीं, लेकिन सरकार, केंद्र सरकार की बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, जो बीपीएल में फॉल करते हैं, उनको जो है 6000 5000 दिया जाता है प्रेगनेंसी फंड, तो वो कहीं यहाँ नहीं मिलता है? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपका नाम? गुलाम नबी मलिक। चाहते हैं गवर्नमेंट से? खदशा सर बहुत सारे हैं, तो बताने से कुछ नहीं हुआ, क्यों आज तक वहाँ से कुछ नहीं निकला, तो आज के बाद भी कुछ नहीं निकलेगा। पहला ये बोल रहे हैं नरेगा नरेगा नरेगा, तो यहाँ बहुत सारे काम चल रहे हैं सुनने में, तो किसी भी नरेगा किसी भी ब्लॉक वाले को बोलते हैं कि आप ये काम करो, ये पेमेंट, यार कंप्लेंट डीसी को देंगे, बोलते हैं डीसी तो रिश्वत खाता है, उसको क्या कंप्लेंट देनी है, वो तो हमसे 5% पहले ही कमीशन लेता है, उसकी क्या, वो क्या हमें करेगा। दूसरी बात, ये अस्पताल वाले हैं तो इनका भी यही चक्कर है, ये बोलते हैं डीसी साहब हमें क्या करेगा। हाँ जी, कोविड-19 चल रहा है, हम किसी को हाथ नहीं लगा सकते, हम दवाई नहीं दे सकते, तो उधर भी कोई क्या आपने कभी तक मतलब प्रशासन से मिले या उनको कभी कंप्लेंट की, डीसी साहब के ऑफिस में गए? बिल्कुल की। यहाँ मुफ्त का राशन आया, ये गुजर बकरवाल चल रहे हैं, वो लोगों का हक था, जिन लोगों के नाम पे आया था वो गुजर बकरवालों के नाम पे नहीं आया था। तो मैंने तहसीलदार साहब को कंप्लेंट की, वो बोलता आप फ़ोटो उठाओ मुझे डालो, मेरे पास वो मोबाइल ही नहीं है कि मैं फ़ोटो उठाऊं और फिर तहसीलदार साहब को डालूं, फिर आके वो कार्रवाई करे। ऐसे ऐसे मसले यहाँ सब वही हो रहे हैं। कितने फैमिलीज यहाँ पे जो हैं जो बीपीएल में हैं? बीपीएल में कम से कम 500 फैमिलीज यहाँ पर हैं, बीपीएल अंत्योदया में। और एपीएल में? 100 टोटल, 100 से भी कम ही हो। तो उसमें जो एपीएल फैमिलीज में लोग हैं, वो उनकी क्या कंडीशन है अभी यहाँ? उनकी कंडीशन ठीक ही है, उनका क्या है, उनके तो कुछ जो बीपीएल के हकदार हैं ठीक ठाक है, उनकी कंडीशन वही बीपीएल में डाले थे पहले थे, इसमें रिश्वतखोरी, अब थोड़ा कम हुआ है, तो अभी भी थोड़ा कोई 2-3% इधर उधर होगा, बाकी ये जो आपकी यहाँ पे अभी इतना खूबसूरत अस्पताल अभी बना के दिया आपको, ऐसा अस्पताल मैंने भी नहीं देखा है कहीं। इस अस्पताल में खिड़कियाँ तो हैं लेकिन शायद कुछ शीशे नहीं हैं। नहीं, ये तो ठीक वो है, दुल्हन नहीं होती है बहुत अच्छी, बाहर से, अंदर से खाली होती है, आप समझ लो ये वही दुल्हन है। क्या, मुझे एक चीज़ अभी तक समझ नहीं आई, पूरे इस डोडा इलाके में हम अभी 2-3 पंचायतों में घूमे हैं, आपके जो स्कूल्स हैं उनमें टीचर्स हैं वो टर्न वाइज आते हैं, ठीक है, आपके जो यहाँ पे अस्पताल हैं उसमें भी टर्न वाइज आते हैं, आपके जो यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं वो भी टर्न वाइज आते हैं। इसमें आपको लगता नहीं, मेरा आपका सवाल है, आपको लगता नहीं है कि यहाँ की पंचायत, यहाँ के लोग भी कुछ उसमें मिले हुए हैं जो शायद उनकी कंप्लेंट प्रॉपर नहीं करते? नहीं, कुछ लोग नहीं, तकरीबन 30% लोग मिले हैं, क्योंकि अगर अस्पताल की कंप्लेंट हम करते हैं डीसी साहब को, तो यहीं से कुछ लोग उन मुलाजमों को फ़ोन करते हैं कि आपकी कंप्लेंट हो गई, आप उनके आने से पहले अस्पताल में पहुंच जाओ। अच्छा, पिछली जो 15 से 20 साल सरकार चली है यहाँ पे, जो एनसी भी रही, कांग्रेस भी रही, अब भाजपा आई, 5 साल उनने भी निकाले, आपको क्या कोई बदलाव दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, कोई बदलाव भारत नहीं? में कोई बदलाव नहीं है, वैसे का वैसा है जैसा भारत 25 साल पहले था, वैसे आज भी है। अब आप क्या चाहते हैं कि आने वाले वक्त में, जो कि जैसे कि अब जम्मू कश्मीर एक यूटी बन चुकी है, अब गवर्नमेंट का भी ये कहना है कि अभी तक जो डेवलपमेंट्स नहीं हुई थी, जो चीज़ें यहाँ पे नहीं आई थी, अब आने के खदशात हैं, अब आ सकते हैं, तो आपको क्या लगता है, आपकी डिमांड क्या है कि इस एरिया में क्या ऐसी चीज़ है अगर जो गवर्नमेंट करे तो यहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा? सर, ऐसा मसला है कि कहने में और सुनने में तो बहुत सारी डिमांडें हैं, बहुत सारे काम चल रहे हैं हमारे इलाके में, करोड़ों के हिसाब से मतलब खर्च हो रहा है, मगर ज़बान से हो रहा है, किसी को मिला तो नहीं। आए हुए केस बहुत सारे लोगों को, उन पर 10-20 हज़ार रुपया मांगते हैं, दे दो जी, उसके बाद आपकी एक किस्त पड़ेगी, फिर आप एस शेप में बनाओ, दूसरी किस्त पड़ेगी, अगर एल शेप में नहीं बना तो आपकी कोई किस्त नहीं पड़ेगी। वो लोग भी परेशान हैं, दुकानदारों से उधार ले लेके जाते हैं, उनको खिलाते हैं, ना अब दुकानदार किसी काम के ना वो किसी काम के, यही है, इसमें क्या खर्च है। आखिर में आप क्या डिमांड रेज करना चाहते हैं? कुछ आप भी कहना चाहते होंगे गवर्नमेंट से? नहीं, अब जो मुलाजमों के सुनने से हमें आता है, तो इस वजह से हम कुछ भी गवर्नमेंट को कह नहीं सकते। या तो गवर्नमेंट उस पर अमल करती, कार्रवाई करती, तो लोग देखते हो गया। हमारे लिए, हम तो आप पहली बार आपके गाँव में आए। कंप्लेंट पहुँचाओ, क्योंकि अगर डीसी साहब कोई यहाँ के मुलाजिम इन्वॉल्व कर रहे हैं कि 5% 10% कमीशन खा रहा है, तो कार्रवाई इस पर कौन करेगा? कोई नहीं करने वाला है, उसके आगे कौन करेगा?
फिर तो गवर्नर तो खाली भारत की कार्रवाई नहीं करेगा कि उसको जम्मू कश्मीर पूरा चलना घूमना है, जिम्मेवारी है, खाली डोडा की जिम्मेवारी तो नहीं है। अगर डीसी साहब भी मुलावज किया जाता है तो कार्रवाई कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता। आपका नाम? जी इरशाद अहमद मलिक। इरशाद अहमद मलिक जी, आप इस बर्थ के रहने वाले हैं? जी हाँ कब से रिहाइश है आपकी? जी, हम दादा बाप दाद की यहीं से हैं। तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जैसे कि डोडा की राजनीति में जो बदलाव लाया था, मैं ये कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के बाद कांग्रेस आई, और कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री रहे हुए मजीद वानी जी, जो जिनका घर यहीं है बिल्कुल यहाँ इसी गांव के बीच में, ठीक है, 10 साल कोई मंत्री रहे और उसके बाद गांव की ये हालत हो, ठीक है, तो आपको क्या खर्चात है कि वो 10 साल में काम क्यों नहीं हुआ? उसके बाद जो 5 साल सरकार आई, अब भाजपा की सरकार आई, उसमें क्या आपको बदलाव दिखा? सबसे पहले मैं स्टेट लाइन का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने तकलीफ की, और यहाँ इस दूर दराज इलाके में जहाँ आज तक ना हमने प्रेस को देखा है और ना हमने किसी और सरकारी ऑफिसर को देखा है कि हमारे इन गरीब आवाम की कोई बात सुनते, तो हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपने जहमत की और यहाँ तकलीफ की, इसके लिए शुक्रिया। तो आपके सामने यहाँ के नौजवानों ने यहाँ की मुश्किलात के हवाले से आप बात की कि यहाँ सड़कें नहीं है, सड़कें नहीं बनी, स्कूलों में स्टाफ नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है, अस्पतालों में स्टाफ नहीं है, यहाँ दवाई नहीं मिलती है, जो भी यहाँ के प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। मेरा एक ही बात रहेगी, मैं इतना लंबा नहीं जाऊँगा, मैं एक गुजारिश करूँगा इस आपके माध्यम से सरकार से, वो ये कि यहाँ के अवाम जो है बहुत गरीब है। यहाँ मनरेगा जो काम हुआ है 2017 से लोगों की बिलें पड़ी हुई, काम किया हुआ है ऑन ग्राउंड, उनको पैसे नहीं मिले हैं 2017 से। अच्छा, इसके अलावा अब इस वक्त जो काम हुआ है नए काम में भी कुछ लोगों के 2000 रुपये निकले हैं, कुछ 5, कुछ 8, कुछ 16, कुछ 18,000 भी मिले हैं। इस भेदभाव को भी खत्म किया जाए, नंबर 1, इस पे तहकीकाती टीम बिठाई जाए। दूसरी बात यह कि यहाँ की आवाम जो है वो यहाँ लद्दाख और शिमला जाया करती थी। इस कोविड-19 के होते हुए लोग घरों में महसूर पड़े हुए हैं, लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लोग बहुत ही मजबूर हैं। यहाँ जो इनकी ज़राअत से निकलता था वो भी कुछ नहीं निकलता है, ये लोग परेशान हैं। मैं गवर्नमेंट से 2 बातें करूँगा आपके माध्यम से, गवर्नर साहब से और यहाँ डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ जो रोड प्रोजेक्ट्स हैं लोकल, यहाँ नागनी केशवान रोड है, इसमें टेंडरिंग हुई है, इसमें काम शुरू जाए ताकि लोकल जो यहाँ मजदूर है यहाँ पर काम करे। यहाँ 5 साल से टेंडर हुए हैं अपना हायर सेकेंडरी रोड पे, उस पे भी कोई भी काम अभी नहीं चल रहा है, उसको भी चालू किया जाए ताकि लोग काम, यहाँ छोटे मोटे जो पंचायत घर में है या कहीं और भी छोटे मोटे प्रोजेक्ट जो भी आए हुए हैं उन प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाए, और उन ताकि लोकल जो सत्ता पे काम हो और ये मजदूर अपने बच्चों का पेट पाल सके। ये मेरी मौदबाना अपील रहेगी। बाकी यहाँ जो डेवलपमेंट नहीं हुआ, जो भी कुछ हुआ वो आप मेरे से पहले जिन्होंने बोला आप सुन ही चुके हैं उसके बारे में। तो ये थे भारत के लोग। मैं ये कहूँगा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को पहले आपको दिखाना चाहता हूँ, खूबसूरत सी पीएचसी है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत, पहली बार ऐसी पीएचसी मैंने भी देखी है, रंग रोगन बहुत खूबसूरत है। हम आपको एक और स्टोरी दिखाएंगे इसकी कि इसके अंदर क्या है, डॉक्टर किस तरह काम करता है, लेकिन स्टिल आपको पहले हम इस चीज़ का विवरण दे दें कि जिस तरीके से यहाँ के लोग बहुत नाराज़ हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, ख़ास तौर पे कुछ ऑफिशियल्स, इनके कहने से ये लगता है कि वो ऑफिशियल्स जो है दनाते फिर रहे हैं यहाँ पे, और इन लोगों को जो है एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी तवक्को नहीं रही है। वो तो ये कहने पे भी आमादा हैं कि वो तो उनको उंगली पे चलना चाहते हैं। इसलिए हमें आग्रह कर रहे हैं डॉक्टर जतिंदर सिंह से भी, जो कि पूर्व एमपी हैं इसी इलाके के, और डीसी साहब से और लेफ्टिनेंट गवर्नर से, और जितने भी ऑफिशियल्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको यहाँ पे कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ बहुत सारी सी स्कीम्स हैं, मनरेगा, नरेगा, उसके अलावा जो रोड प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, उनके ऊपर भी जो है वो एक कमेटी बिठाई जाए कि वो इसको तहकीकात करे किस तरीके से यहाँ पैसा जो है खाया जा रहा है, नहीं खाया जा रहा है, और खाया जा रहा है तो उनको सज़ा मिले। इनको भी सरकारी मशीनरी पर यकीन आए तो आने वाले वक्त में हमें आने की ज़रूरत ना पड़े, ये लोग जो हैं खुद ही डीसी साहब तक पहुंचे। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो इनने कही वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 में जो मजदूर लोग यहाँ भी बेकार बैठे हुए हैं उनके लिए यहाँ कुछ रोड प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी पेंडिंग पड़े हैं उनको खोल दिया जाए और वहाँ पे उनको लेबर लगा दिया जाए कि उनका रोज़गार चले। दीजिए इजाज़त, आगे भी आपसे इसी तरह मुलाकात करते रहेंगे नई खबरों के साथ और नए गाँवों के साथ। थैंक यू।